गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के पेपर की जो सेकंड यूनिट है उसमें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर बात करेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या मुद्रा का परिमाण सिद्धांत अर्थशास्त्र का एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध सिद्धांत है और लंबे समय से ये मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। लेकिन क्वांटिटी थ्योरी की बात करने से पहले मैं वैल्यू ऑफ मनी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि सभी वस्तु और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, यानी जो मुद्रा है वही वस्तु के मूल्य की मापक है। लेकिन अर्थशास्त्रियों को शुरू से ही ये बात परेशान करती रही है कि स्वयं मुद्रा का मूल्य जो परिवर्तित होता रहता है उसका क्या कारण है। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं रही, मुद्रा का मूल्य बहुत गिर गया है या मनी की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब मुद्रा का स्वयं का मूल्य भी स्थिर नहीं है। सबसे पहले इटालियन अर्थशास्त्री डेवनजेत्ती ने इस बारे में बात की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किसी भी अर्थव्यवस्था में चलन में जो मुद्रा की मात्रा होती है वो मात्रा ही मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के रूप में काम करती है। उसके बाद क्लासिकल अर्थशास्त्री आए और मिल वगैरह ने मुद्रा के मूल्य निर्धारण के बारे में बात की। लंबे समय तक ये चलने के बाद मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और आज के इस लेक्चर में हम मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये वो सिद्धांत है जो ये बताता है कि चलन में जो मुद्रा की मात्रा है वो कीमत स्तर के निर्धारक के रूप में काम करती है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, क्वांटिटी ऑफ मनी या चलन में मुद्रा की मात्रा या परिमाण ये तय करता है कि किसी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होगा। आप पहले ये समझ लें कि मुद्रा का मूल्य जो है वो मुद्रा की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है। जब हम मुद्रा के मूल्य की बात करते हैं तो मूल्य से तात्पर्य ये है कि मुद्रा की एक इकाई ऑन एन एवरेज वस्तु और सेवाओं की कितनी मात्रा को क्रय करने में समर्थ है, जिसे हम अर्थशास्त्र में परचेजिंग पावर ऑफ मनी या मुद्रा की क्रय शक्ति के नाम से जानते हैं। अब ये जो मुद्रा की क्रय शक्ति है ये सीधे तौर पे जनरल प्राइस लेवल पर निर्भर करती है। अगर अर्थव्यवस्था में अन्य बातें समान रहते हुए कीमत स्तर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली मुद्रा की एक इकाई की वस्तुओं को क्रय करने की क्षमता कम हो जाती है और अगर अन्य बातें समान रहते हुए कीमत स्तर कम हो जाता है तो मुद्रा की वही इकाई वस्तु और सेवाओं की ज्यादा मात्रा क्रय करने में समर्थ हो जाती है। यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो मुद्रा की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है और मुद्रा की क्रय शक्ति सामान्य कीमत स्तर के ऊपर निर्भर करती है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार किसी अर्थव्यवस्था में अन्य बातें यथावत रहते हुए चलन में जो मुद्रा की मात्रा है वो कीमत स्तर को निर्धारित करती है और फिर ये कीमत स्तर मुद्रा के मूल्य को निर्धारित करता है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के विषय में हमें दो अप्रोचेस प्राप्त हैं। पहली कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच या नकद लेन देन समीकरण, जिसका प्रतिपादन इरविंग फिशर के द्वारा किया गया। फिशर ने अपना नकदी लेन देन समीकरण अपनी मशहूर पुस्तक जो उन्होंने 1911 में लिखी थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, उसमें प्रतिपादित किया था। फिशर के समीकरण के बाद कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने फिशर के समीकरण के सुधार के रूप में अपना कैश बैलेंस अप्रोच या नकदी शेष समीकरण का प्रतिपादन किया। ये दोनों ही समीकरण इस बात पे आधारित हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो कीमत स्तर है या जो मुद्रा का मूल्य है वो क्वांटिटी या मुद्रा के परिमाण के ऊपर निर्भर करता है।
फिशर ने अपने लेन देन समीकरण में ये बताने का प्रयास किया कि अगर अन्य बातें यथावत रहती है तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर चलन में मुद्रा की मात्रा के साथ आनुपातिक संबंध रखता है। आनुपातिक संबंध से तात्पर्य यह है कि अगर मुद्रा की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा, और अगर मुद्रा की मात्रा को चलन में आधा कर दिया जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी आधा हो जाएगा। यानी अन्य बातें यथावत रहते हुए मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर एक ही दिशा में मूव करते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए फिशर ने अपना एक्सचेंज समीकरण का उपयोग किया, और ये एक्सचेंज समीकरण उन्होंने mv इज इक्वल्स टू pt के रूप में प्रतिपादित किया। यह समीकरण ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा, जो मुद्रा की मांग है, वो उसकी पूर्ति के बराबर होती है, और इस समीकरण का एक पक्ष P इंटू टी मुद्रा की मांग को और दूसरा पक्ष M इंटू V मुद्रा की पूर्ति को प्रदर्शित करता है। फिशर ने अपना ये समीकरण PT इज इक्वल्स टू MV के रूप में समझाया है। यहाँ PT अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग को व्यक्त करता है और MV अर्थव्यवस्था में मुद्रा के परिमाण या उसकी मात्रा को बताता है। इस समीकरण के आधार पर फिशर ने सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण के लिए समीकरण को P इज इक्वल्स टू MV अपॉन T के रूप में व्यक्त किया। यानी सामान्य कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की मात्रा के साथ आनुपातिक संबंध रखता है और सौदों की मात्रा के साथ विपरीत संबंध रखता है। लेटर ऑन फिशर ने यह महसूस किया कि साख मुद्रा भी अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्होंने अपने समीकरण को सुधारा और MV के साथ M डैश और V डैश, M डैश चलन में बैंक जमाओ और साख मुद्रा की मात्रा को व्यक्त करता है और V डैश चलन में साख मुद्रा के वेग को व्यक्त करता है। इस प्रकार फिशर का जो समीकरण बना वो P इज इक्वल्स टू MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T के रूप में व्यक्त किया। इस समीकरण में M चलन में मुद्रा की मात्रा या उसका परिमाण है, V चलन में मुद्रा का वेग है, M डैश साख मुद्रा की मात्रा है, V डैश साख मुद्रा का वेग है, T जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या अर्थव्यवस्था में कुल सौदों की संख्या को व्यक्त करता है, और P जो है वो सामान्य कीमत स्तर है। स्टूडेंट्स, M आपके सामने स्पष्ट है, लेकिन V को मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। P यानी मुद्रा के चलन वेग से क्या तात्पर्य है? P से तात्पर्य यह है कि एक समय अवधि में मुद्रा की एक इकाई को कितनी बार उपयोग में लाया जाता है। सपोज करें कि अर्थव्यवस्था में 10 करोड़ रुपए चलन में मुद्रा की मात्रा जारी की गई है और उस अर्थव्यवस्था में औसतन मुद्रा की एक इकाई को 6 बार प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ मुद्रा की पूर्ति 10 करोड़ न होकर 10 करोड़ इंटू मुद्रा का चलन वेग जो कि 6 है, उससे मल्टीप्लाई करके 60 करोड़ के बराबर हो जाएगी। यानी मुद्रा की मात्रा और उसका चलन वेग दोनों मिलकर तय करते हैं कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का परिमाण या उसकी पूर्ति कितनी होगी। मुद्रा का चलन वेग नॉर्मली अल्पकाल में स्थिर रहता है, क्योंकि ये लोगों की भुगतान की आदतें, उनकी बैंकिंग हैबिट्स, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस का क्या मोड अर्थव्यवस्था में है, आवागमन के साधन कैसे हैं, इन चीजों पर निर्भर करता है। इस कारण से अल्पकाल में मुद्रा के चलन वेग को स्थिर माना जा सकता है। फिशर के सिद्धांत को एक डायग्राम की सहायता से भी समझाया जा सकता है। इस डायग्राम में हमने एक अक्ष पे प्राइस लेवल या कीमत स्तर को लिया है और एक्स एक्सिस पे मुद्रा की मात्रा को लिया है। ओडी रेखा जो है वो डिमांड फॉर मनी को बताती है, जो कि बिल्कुल फिक्स है। आपको स्पष्ट है बच्चों की जब अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की मात्रा OM के बराबर है, जो कि MM रेखा से प्रदर्शित है, तो
मांग और पूर्ति का संतुलन ई बिंदु पे स्थापित हो रहा है और चलन जो अर्थव्यवस्था है उसमें कीमत स्तर ओ पी के बराबर निर्धारित है। अब अगर अन्य बातें समान रहते हुए चलन में मुद्रा की मात्रा MM1 मात्रा में बढ़ जाती है, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी OM1 के बराबर हो जाती है, तो जो संतुलन बिंदु है वो ई के स्थान पर E1 बिंदु पर निर्धारित हो जाता है और हम देखते हैं कि E1 बिंदु पर OM1 मुद्रा के समानुपातिक रूप से कीमत स्तर OP से बढ़ के OP1 हो जाता है, यानी मुद्रा की मात्रा MM1 बढ़ने पर कीमत स्तर भी बढ़ के PP1 के बराबर बढ़ जाता है। इस प्रकार इस चित्र से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य बातें यथावत रहते हुए, यानी मुद्रा का चलन वेग, साख मुद्रा की मात्रा और टी के स्थिर रहते हुए अगर अर्थव्यवस्था में चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा और विलोमशः अगर चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तो कीमत स्तर भी पहले की तुलना में। फिशर का यह समीकरण बहुत सारी मान्यताओं पर आधारित है। जो सबसे पहली मान्यता है कि जो सामान्य कीमत स्तर है वो एक निष्क्रिय तत्व है। निष्क्रिय तत्व से तात्पर्य यह है कि कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन ये मुद्रा की मात्रा को प्रभावित नहीं करता। यद्यपि इस assumption में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिशर ने यह मान लिया था कि जो सामान्य कीमत स्तर अर्थव्यवस्था में है वो स्वयं निष्क्रिय रहता है और चलन में मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होता है। दूसरा assumption ये था कि सौदों की मात्रा या जो टी है वो अल्पकाल में कांस्टेंट रहती है और वो एक स्वतंत्र चर है, यानी चलन में जो अर्थव्यवस्था में जो सौदों की मात्रा है वो कीमत स्तर से प्रभावित नहीं होती है। तीसरी मान्यता ये थी कि मुद्रा का चलन वेग और साख मुद्रा का चलन वेग अल्पकाल में स्थिर रहता है, चूंकि लोगों की मौद्रिक आदतों में और बैंकिंग आदतों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अल्पकाल में इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगली मान्यता थी कि चलन की में जो मुद्रा की मात्रा है और साख मुद्रा है उसका अनुपात स्थिर रहता है। अल्पकाल में M और M डैश के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगली मान्यता फिशर ने अपने समीकरण में ये ली कि अर्थव्यवस्था में कुल जो रोजगार का स्तर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं पाई जा रही। ये एक सामान्य क्लासिकल मान्यता है जो कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अपने सिद्धांतों में ली थी। और जो अगली मान्यता है वो ये कि अल्पकाल में जब हम इस समीकरण को स्थापित करते हैं या सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण की व्याख्या करते हैं तो अल्पकाल में V डैश M और M डैश का अनुपात और सौदों की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिशर के इस विनिमय समीकरण को काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और लंबे समय तक किसी भी अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर के निर्धारक के रूप में या मुद्रा के मूल्य निर्धारक के रूप में फिशर के समीकरण को मान्यता प्राप्त रही। लेकिन यह जो विश्लेषण है इसको बहुत सारी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। जो पहली आलोचना इस समीकरण की गई कि ये जो एक्सचेंज इक्वेशन है ये सिर्फ एक गणितीय ट्रूइज्म है, यानी ये समीकरण सिर्फ ये स्थापित करता है कि एक समय पे मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर होती है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बता पाता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर उससे प्रभावित होता है और स्टेप बाय स्टेप कीमत निर्धारण की जो स्टेजेस हैं उनकी व्याख्या करने में यह असमर्थ है। दूसरी आलोचना जो इस समीकरण की जा रही है वो ये कि इसमें कीमत स्तर को एक निष्क्रिय फैक्टर माना गया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर कोई निष्क्रिय तत्व नहीं है। वो अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजों को स्वयं भी निर्धारित करता है। अनेक बार चलन में जो मुद्रा की मात्रा है वो भी कीमत स्तर के कारण प्रभावित हो सकती है, लेकिन फिशर ने इसे निष्क्रिय तत्व मान लिया। इसी प्रकार से V और V डैश को एक कांस्टेंट फैक्टर मान लिया
जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। अगली जो फिशर के समीकरण की आलोचना की जाती है कि इन्होंने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान्यता दी, लेकिन अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार एक मिथ के रूप में ही काम करता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण आलोचना फिशर के समीकरण की जाती है कि ये एक पक्षीय सिद्धांत है। हम सब जानते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति पक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो लेन देन समीकरण है उसमें फिशर ने मुद्रा के सिर्फ पूर्ति पक्ष यानी मुद्रा की मात्रा और उसके चलन वेग को महत्व दिया और मुद्रा का जो मांग पक्ष है उसकी पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। बच्चों, आप सब जानते हैं कि मुद्रा के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिसमें पहला विनिमय का माध्यम है, लेकिन दूसरा मूल्य की संचय भी है। फिशर ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्य को स्वीकार किया, लेकिन मुद्रा का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि वो मूल्य की संचय है, उसकी उपेक्षा कर दी और इस कारण से ये एक पक्षीय सिद्धांत बनकर रह गया जो मुद्रा के मांग पक्ष में होने वाले परिवर्तन की अवहेलना करता है। इसी प्रकार से एक यह आलोचना की जाती है कि यह एक स्थैतिक अवधारणा है, क्योंकि इस प्रावैगिक जगत में जबकि हर चीज परिवर्तित होती है, ऐसे में अन्य बातों को यथावत रखते हुए अगर किसी सिद्धांत की व्याख्या की जाती है तो वो वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण नहीं कर पाता है। एक अन्य आलोचना जो इस समीकरण की जाती है वो टेक्निकल इनकंसिस्टेंसी की जाती है। आप सब जानते हैं कि हमारे अर्थशास्त्र में दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल्स। फिशर के समीकरण में एम और वी जो लिए गए हैं, एम एक स्टॉक वेरिएबल है और वी एक फ्लो वेरिएबल है। एम समय बिंदु से संबंधित है और वी समय अवधि से। इन दोनों का गुणनफल हमें मुद्रा की पूर्ति बताता है, जो कि टेक्निकली इनकरेक्ट है। इस प्रकार एक पक्षीय समीकरण होने के कारण फिशर के सिद्धांत को बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन ये एक बहुत ही सामान्य सत्य हमारे सामने उद्घाटित करता है कि चलन में अगर मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित किया जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी प्रभावित हो जाता है।